अस्सलाम वालेकुम। ओके बेटा, लेट अस क्विकली सी कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था, एंड फ्रॉम देयर ऑन विल मूव ऑन टू न्यू प्रॉब्लम्स एंड डिस्कस देम। ठीक है, तो हम लोग स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री डायमेंशनल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो लास्ट प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस किया था दिस वाज इट, और इसके अंदर हमें निकालना क्या था। हमारे पास दो केबल्स थी, ए सी एंड ए डी, और एक स्प्रिंग था ए बी। इन तीनों के अंदर हमें से फोर्सेस निकालनी थी। ठीक, और हमें एक यहाँ पे मास गिवन है, ठीक है, 100 kg, और इसको हम वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो द स्ट्रेटजी दैट वी अडेप्ट एवरी टाइम वी आर डूइंग दिस इज, सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, राइट। और फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हम अपनी सारी फोर्सेस शो कर रहे हैं, उनको लेबल कर रहे हैं, उनकी ओरिएंटेशंस डिफाइन कर रहे हैं, और उनकी सेंस डिफाइन कर रहे हैं, राइट। दैट इज द जॉब। उसके साथ में एक तो एक्सेस सिस्टम भी चाहिए होता है, वो हमने अलग से लास्ट टाइम ड्रॉ की नहीं इसमें। ओके, इस वाले प्रॉब्लम में एक्सेस सिस्टम इसी के अंदर इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो एक्सेस सिस्टम भी ड्रॉन है। उसके बाद वी हैव स्टेटेड कि 3D प्रॉब्लम्स के अंदर हम डायरेक्टली समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एफ जेड नहीं लगा रहे। इंस्टेड व्हाट वी डू इज वी फर्स्ट फाइंड आउट द कार्टेशियन वेक्टर्स ऑफ द फोर्सेस। तो हमारे पास चार फोर्सेस हैं इस प्रॉब्लम के अंदर। तो ए बी फोर्स जो है, ए बी फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड है, तो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका सिर्फ आई कॉम्पोनेंट होगा। वेट इज ओनली डायरेक्टेड अलॉन्ग द जेड एक्सिस, माइनस के कॉम्पोनेंट होगा इसका। उसके अलावा हमारे पास दो और फोर्सेज हैं, एक एफ ए सी है, और एफ ए सी के लिए दे हैव गिवन एफ अल्फा बीटा गामा, एंड देन देयर इज एन एफ ए डी जिसके लिए दे हैव गिवन अस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, और पॉइंट ए जो है वो ओरिजिन पे। तो डी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हमें ए के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो वी कैन अप्लाई द पोजीशन वेक्टर मेथड। So the first job was to actually write the Cartesian vectors. A B straightforward है, W भी straightforward है, ये हमने लास्ट टाइम किया हुआ है सारा। अब एफ ए सी के लिए, एफ ए सी क्योंकि अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में, तो अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में वी नो दैट द फोर्स वेक्टर कैन सिंपली बी रिटन एज एफ कॉस अल्फा आई प्लस एफ कॉस बीटा जे प्लस एफ कॉस गामा के। तो ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। अगर आपको अल्फा बीटा गामा डायरेक्टली पता हो, या आप निकाल लें अल्फा बीटा गामा, दो पता है या तीसरा निकालना है, once you have alpha beta gamma then writing the Cartesian vector is a straightforward task. इसमें आपको माइनस प्लस का ख्याल भी नहीं रखना पड़ता, माइनस प्लस खुद ब खुद आएगा, as long as you make sure कि आपके सारे एंगल्स जो हैं वो पॉजिटिव एक्सिस से डिफाइंड है। ठीक है, देन वी हैव, अच्छा ये तो हमारे अल्फा बीटा गामा हो गई। देन वी हैव एन एफ ए डी, और एफ ए डी के लिए वी नो दैट दिस सिंस दिस इज फोर्स इन टेंशन, तो टेंशन की फोर्स ए से अवे डायरेक्टेड है, यानी ए से लेके डी की तरफ डायरेक्टेड है। तो पोजीशन वेक्टर मेथड में हम मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कराते हैं एक यूनिट वेक्टर के साथ। तो यूनिट वेक्टर जो डिफाइन होता है वो होता है फाइनल पॉइंट विद रेफरेंस टू द इनिशियल पॉइंट। तो यूनिट जो हमारी डायरेक्शन डिफाइन हो रही है वो डी की डिफाइन हो रही है रिलेटिव टू ए। तो डायरेक्शन ऑफ डी रिलेटिव टू ए डिफाइन हो रही है, तो यू डी रिलेटिव टू ए निकालिए। ये निकालने के लिए वी नो दैट इट्स जस्ट द पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जो यूनिट वेक्टर होता है। तो पोजीशन वेक्टर आर डी रिलेटिव टू ए निकाला है, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा। ठीक है, और आर डी रिलेटिव टू ए इज जस्ट फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल इज आर डी, इनिशियल इज आर ए। और हमें आर ए और आर डी के कोऑर्डिनेट्स भी पता थे, तो वी जस्ट सिंपली वी कैन plug these in to find out RA and RD. तो RA is 0, RD is minus I plus 2J plus 2K। और जब आप सब कुछ प्लग इन करते हैं, इफ यू प्लग ऑल ऑफ दिस इन, ये पूरा मेथड प्लग इन करते हैं यूनिट वेक्टर का, देन वी कैन फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर। तो जो पैरेंथेसिस के अंदर चीज आ रही है, दिस इज द यूनिट वेक्टर। वी सेड कि दिस इज द इम्पॉर्टेंट टास्क इन दिस। इसके बाद वाला काम काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, लास्ट टाइम हमने जो बात की थी, राइट। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास सारे कंपोनेंट्स पता है, सबके प्लस माइनस एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड। जिस तरीके से अल्फा बीटा गामा मेथड में वी डोंट नीड टू वरी अबाउट प्लस एंड माइनस एक्सप्लिसिटली, हमें खुद ख्याल नहीं करना पड़ा होता, इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर में भी ऐसे ही है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑन योर ओन, वो खुद से आएगा। ठीक है, तो हमारे पास x component negative, we did not put this minus sign, ये यूनिट वेक्टर में ऑटोमेटिकली आ गया। व्हेन वी करेक्टली सॉल्व द यूनिट वेक्टर दिस केम अप ऑटोमेटिकली। तो अब वंस दिस इज डन, अब आपका काम आसान हो गया, आप समेशन एफ एक्स, समेशन एफ आई, समेशन एफ जेड लिख सकते हैं।
इंश्योर क्या करना है, सब करेक्ट साइन के साथ चीजें उठानी है, सही। तो दिस इज सिंपली cos 120 माइनस साइन cos 120 से आ रहा है। सेम काम समेशन f5 में किया, सेम काम समेशन fz में किया, 3 इक्वेशंस फॉर्म हो गई, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें एंड यू कैन फाइंड आउट दी 3 अननोन फोर्सेस। ये काम हमने पिछली क्लास में किया था। ऑलराइट, एक सवाल हमने देखना है आज एग्जैक्टली इसी तरह का सवाल है, बट जस्ट टू मेक श्योर कि हमें ये वाला मेथड समझ में आ रहा है, वी विल जस्ट लुक एट द मेथड इटसेल्फ, ठीक है। पूरा मेथड देखेंगे। अब हम यूनिट वेक्टर और कैसे हम एक एक स्टेप नहीं निकालेंगे, विल सिंपली टेल यू कि किस तरीके से निकल रहा है एंड यू नीड टू गो एंड चेक दोस इंटरमीडिएट स्टेप्स ऑन योर ओन, बट हम विल नीड टू लुक एट मल्टीपल प्रॉब्लम्स ताकि हमारी ये चीज़ रीइंफोर्स हो जाए जो हम काम कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम को देखिए प्लीज। प्रॉब्लम ये है कि एक स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, उसमें आपने एक फिशिंग नेट के अंदर 200 kg की फिश अवेलेबल है, ठीक है, एंड दिस इज बिंग पुल्ड अप, नॉट एग्जैक्टली अभी मूव नहीं कर रही, इट्स जस्ट हैंगिंग देयर, तो इक्विलिब्रियम में है। एंड हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास दो सॉलिड मेंबर्स हैं, रोप्स नहीं है, तो ए बी एंड बी सी आर सॉलिड मेंबर्स, तो दीज आर रिजिड लिंक्स which can support compression as well as tension। और फिर एक रोप है बी डी, ठीक हो गया। अब सिंस यहाँ पे कोई पुली डिफाइंड नहीं है, तो दिस रोप वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर कि ये रोप जो है ऑल्दो इट लुक्स के एक ही रोप चल रही है, बट चूंकि यहाँ पे पुली डिफाइंड नहीं है तो यहाँ पे फ्रिक्शन हो सकती है, एंड वी आर गोइंग टू अज्यूम कि बी डी और जो वेट है ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। वी आर गोइंग टू जस्ट अज्यूम इट एट दिस पॉइंट। अगर पुली डिफाइंड हो, फ्रिक्शन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, एक ही रोप एक पुली के गिर्द रोल कर रही है, तो उसके अंदर टेंशन सेम रहती है, ओके। तो व्हाट डू वी हैव, हमें उन्होंने कुछ और बातें बता दी हैं। दे हैव सेड दैट वी नीड टू डिटरमिन द कंप्रेसिव फोर्सेस अलोंग द लेग्स ए बी एंड सी बी। तो दे हैव गिवन अस अ न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो हमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्सेस है, तो अभी तक हमने कंप्रेसिव फोर्सेस को डील नहीं किया था, तो इस प्रॉब्लम में विल लुक एट दैट एज वेल, एंड द टेंशन इन द केबल एज वेल। तो केबल बी डी जो है उसके अंदर हमें टेंशन निकालनी है, तो हमें उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि किस जगह पे किस सेंस की फोर्स है, तो कंप्रेशन इन दीज टू एंड टेंशन हियर, ठीक हो गया। मैथ्स हमें पता है, मैथ्स से हम वेट निकाल सकते हैं, तो 200 टाइम्स 9.81 गिव्स यू 1962 न्यूटन्स ऑफ वेट। होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर, सही है। तो अब हम सवाल शुरू करने की पोजीशन में आ गए, तो वी व्हाट वी कैन डू इज वी कैन नाउ ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने एक्सेस सिस्टम डिफाइन कर लिया, ऑल्दो यहाँ पे बना हुआ था, बट क्योंकि वो ब्लर हुआ है तो हमने यहाँ पे दोबारा से अपना एक्सेस सिस्टम बना लिया। फिगर मैंने यहाँ पे इसलिए रिटेन की है ताकि हमारी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी बेहतर हो जाए, बस, और कोई इसकी वजह नहीं है। तो हमारे पास क्या क्या इसके अंदर फोर्सेज आ रही हैं, वी हैव 2 कंप्रेसिव फोर्सेज एंड 1 टेंसाइल फोर्स। तो ये दोनों कंप्रेसिव फोर्सेज, ठीक है, इन दीज आर डायरेक्टेड इनटू द पॉइंट, सही है। तो ए बी और बी सी दोनों कंप्रेसिव हैं बिकॉज दे आर डायरेक्टेड इनटू द पॉइंट बी, टुवर्ड्स पॉइंट, एंड एफ बी डी इज टेंसाइल बिकॉज इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉइंट बी, पॉइंट बी के ऊपर इक्विलिब्रियम सॉल्व हो रहा है, राइट, एंड द वेट इज ऑल्सो टेंशन बिकॉज ये भी एक केबल के अंदर, एंड वी नो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है, जनरली, अगर कुछ और स्टेट नहीं किया हुआ, ओके। यहाँ तक बात होपफुली क्लियर है। हमारे पास 4 फोर्सेज हैं, चारों हमने ड्रॉ कर ली, 2 कंप्रेसिव हैं, 2 टेंसाइल हैं। अगला काम हमारे पास क्या होता है, हमेशा अगला काम हमारे पास होता है वी नीड टू फाइंड आउट द कार्टेशियन वेक्टर्स। तो कार्टेशियन वेक्टर्स के लिए हमारे पास W जो है इट इज डायरेक्टेड अलोंग द Z एक्सिस, तो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस के कॉम्पोनेंट के साथ, तो इट विल बी माइनस 1962 के न्यूटन्स, ठीक है जी। बाकी तीनों जो हैं हमारे पास they can have XYZ components, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है, although we can see something if I just come here, I just show this to you, we can see कि हमारे पास पॉइंट B जो है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, y एक्सिस उसके थ्रू पास हो रहा है, सही है, एंड
दिस पॉइंट बी इज ऑल्सो शोन कि ये इधर से और इधर से ये प्लेन फॉर्म कर रहा है। अगर आप ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन को देखें, ये बिल्कुल जेड एक्सिस से पास हो रही है, ये वाई एक्सिस से पास हो रही है, तो दिस इज ऑल्सो इन द वाई जेड प्लेन। तो ये पूरी रोप जो है बी डी की पूरी रोप वाई जेड प्लेन के अंदर। ऑल्दो यू डोंट नीड दिस इन्फॉर्मेशन, और मैंने यूज भी नहीं किया, मुझे मैं सिर्फ आपको विजुअलाइजेशन थोड़ी सी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये इन्फॉर्मेशन आगे यूज नहीं की। अभी हमें पता चल रहा है यहाँ देख के कि एक्स कॉम्पोनेंट इसका जीरो आना चाहिए, बट वी विल नॉट अज्यूम एनी ऑफ दिस, वो खुद ब खुद आएगा। सही है। तो बट होपफुली यू कैन विजुअलाइज दिस, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, कोई एक्स कॉम्पोनेंट नहीं है पॉइंट डी का। सिमिलरली पॉइंट बी के लिए हमें सिर्फ वाई और जेड पता है, और ये प्लेन उन्होंने शो की है हमें यहाँ पे, उस तरीके से नहीं की हुई, बट दीज लाइन, सिंस दिस लाइन पासिस थ्रू जेड एंड दिस लाइन पासिस थ्रू वाई, वी कैन सी कि ये भी एक वाई जेड प्लेन के अंदर पॉइंट। तो ये पूरी चीज वाई जेड प्लेन के अंदर है, तो इसका कोई एक्स कॉम्पोनेंट नहीं है। ठीक है, विल नॉट अज्यूम दिस, दिस विल शो अप ऑटोमेटिकली। तो लेट्स जस्ट मूव ऑन। अब हम ये कह रहे हैं यहाँ पे आखिरी बात जो हम कह रहे हैं कि जो तीनों फोर्सेस हैं, दे कैन हैव एक्स वाई जी कॉम्पोनेंट्स, ऑल्दो बी डी का एक्स कॉम्पोनेंट नहीं निकलेगा इवेंचुअली, बट वी आर नॉट गोइंग टू अज्यूम एनीथिंग, वी आर गोइंग टू अज्यूम कि एक्स वाई जी कॉम्पोनेंट हो सकते हैं। तो वी नीड टू एक्चुअली यूज द पोजीशन वेक्टर मेथड टू सॉल्व दिस। क्यों? क्योंकि हमें इन्होंने किसी भी पॉइंट के लिए और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, सिर्फ हमें डायरेक्टली उन्होंने हमें लोकेशंस बताई हुई कि पॉइंट डी जो है 5.6 मीटर्स है इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, पॉइंट बी जो है वो 4 मीटर्स वाई में और 4 मीटर्स जेड के अंदर है। सिमिलरली एक्स के लिए भी उन्होंने बताया हुआ है कि एक्स में ये जो है ए पॉइंट 2 मीटर अलोंग दी एक्स एक्सिस पॉजिटिव में है, और पॉइंट सी जो है 2 मीटर्स अलोंग दी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। सही, तो ये सारी चीज़ उन्होंने हमें बताई है। तो अब हमें काम वही करना है, तो वी सिंपली नीड टू राइट द कार्टेशियन वेक्टर्स। तो वेट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेट लिखते हैं डायरेक्टली, -1962 के न्यूटन्स। अगेन के इज शोइंग द जेड डायरेक्शन, इट इज नॉट किलो। सही है ना, तो ऊपर जो हेड बनाई हुई है दैट इज शोइंग दैट दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ओके जी, वेट की बात हो गई। उसके बाद हमारे बाकी तीनों फोर्सेस कैसे निकलेंगी? हम कह रहे हैं तीनों के कंपोनेंट्स एक्स वाई जी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और तीनों पे हमें पोजीशन वेक्टर मेथड अप्लाई करना है। तो तीनों को निकालने के लिए हमें यूनिट वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अब ये यूनिट वेक्टर्स को लेट्स जस्ट स्किप दिस स्टेप एंड लेट्स जस्ट सी कि कौन कौन से यूनिट वेक्टर होंगे, किस तरीके से निकलेंगे। तो बी डी को देखें, बी डी एफ बी डी फोर्स जो है इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम बी टूवर्ड्स डी। ठीक है, डी की तरफ जा रहा है, तो डी रिलेटिव टू बी पोजिशन चाहिए, या डायरेक्शन चाहिए, डी रिलेटिव टू बी डायरेक्शन चाहिए, तो यू डी रिलेटिव टू बी चाहिए होगा। कंप्रेसिव फोर्सेस है, इधर मामला उल्टा हो रहा है, क्योंकि ये दोनों बी की तरफ डायरेक्टेड है। सही है, तो यू नीड टू नाउ टेक केयर ऑफ दिस कंप्रेसिव फोर्सेस डिफरेंटली। तो हमारी डायरेक्शन जो है वो बी रिलेटिव टू ए है, और बी रिलेटिव टू सी है। सही, तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स आ रहे हैं वो एफ ए बी इज द मैग्नीट्यूड एफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई यू बी रिलेटिव टू ए, ये लिखा हुआ। ठीक है, सिमिलरली एफ बी सी जो ये वाली फोर्स है इट इज बी रिलेटिव टू सी डायरेक्शन यूज हो रही है। और फाइनली एफ बी डी जो है हमारे पास दैट इज डी रिलेटिव टू बी, फाइनल रिलेटिव टू इनिशियल, फाइनल रिलेटिव टू इनिशियल। सही है, बी डी रिलेटिव टू बी यूज। अब हमारे पास जो तीन यूनिट वेक्टर्स हैं, मैं वो तीनों यूनिट वेक्टर्स निकाल लें। वो यूनिट वेक्टर कैसे निकलते हैं, उनको निकालने का सेम तरीका है कि पोजीशन वेक्टर निकलेगा और मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा। तो इस केस में आर बी रिलेटिव टू ए, इस केस में आर बी रिलेटिव टू सी, इस केस में आर डी रिलेटिव टू बी। तो आपको ये तीनों पोजीशन वेक्टर्स निकालने हैं और तीनों को उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराना है। सही, मैं आपको पूरा यहाँ पे स्टेप शो कर रहा हूँ, बट आई विल नॉट शो यू द कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर। ठीक है, वो आपको खुद वेरीफाई करनी होगी, मैं फाइनल आंसर बता दूंगा आपको यूनिट वेक्टर का, बट सारे स्टेप्स यहाँ पे गिवन है, यू कैन जस्ट प्लग एवरीथिंग एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर। सही है बेटा। तो अब सी है कि हमारे पास आर बी रिलेटिव टू ए क्या होगा, इट विल बी आर बी माइनस आर ए। आर बी रिलेटिव टू सी क्या होगा, आर बी माइनस आर सी, एंड दिस वुड बी आर डी माइनस आर बी। तो ये तीनों हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स आ जाएंगे, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब फाइनल हमें क्या चीज चाहिए,
जो कि हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमें ABCD के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जिससे हम RA और RB, RC और RD ये चारों निकाल सकते हैं। तो हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो है, हमने बात की थी A और C जो है दे लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, होपफुली यू कैन विजुअलाइज दिस, अदरवाइज आप पहले पेज पे जाके इसको, जो इसका पहला पेज था प्रॉब्लम का, उस पर जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। A और C एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। डिस्टेंस यहाँ पे 2 मीटर्स गिवन है, थोड़ा सा FBC जो हमने लिखा उसके पीछे हाइड हो रहा है, दिस इज 2 मीटर्स। तो अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन A है और नेगेटिव डायरेक्शन में C है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A शुड बी 2 0 0 and coordinates of C should be minus 2 0 0, ठीक है। अब B X में कुछ नहीं है, Y में 4 है और Z में भी 4 है, ठीक है। तो दिस इज इन Y, दिस इज इन Z। फाइनली D जो है वो सिर्फ Y के अंदर है, तो -5.6 है। तो लेट्स जस्ट सी कि हम क्या कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। A इज 2 0 0, B इज 0 4 4, तो X में 0, Y में 4, Z में 4। C जो है दैट इज -2 0 0, और D जो है इसका से Y कोऑर्डिनेट -5.6 है, X और Z 0 है, X और Z 0 है। ठीक हो गया। तो अब आपका क्या काम होगा इसमें, आपका काम ये होगा कि इसको RA में कन्वर्ट करें। इट विल बी सिंपली 2I, दिस विल बी 4J + 4K, दिस विल बी -2I, दिस विल बी -5.6J। सारी चीजें मीटर्स के अंदर है, ये सारी चीजें मीटर्स में, सही। ये सब आ जाएंगे RA, RB, RC, RD फ्रॉम दीज कोऑर्डिनेट्स, उनको आप इसके अंदर डालें, रिलेटिव पोजीशंस निकालें, उनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें और यूनिट वेक्टर्स निकाल के वेरीफाई करें कि जो मैंने अगली स्लाइड में यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं वेदर यू गेट द सेम थिंग्स और नॉट, सही। तो लेट्स जस्ट सी कि हमारे पास फाइनली पोजीशन, हमारे पास जो फोर्सेस के वेक्टर्स हैं वो क्या बन रहे होंगे। तो हमारे पास वेट इज 1962 के, हमने पिछली स्लाइड में भी लिखा हुआ है। FAB हमारे पास आ जाएगा, दिस इज द यूनिट वेक्टर B रिलेटिव टू A, सही। सिमिलरली आपके पास FBC आ जाएगा जिसके अंदर यूनिट वेक्टर B रिलेटिव टू C आ गया, एंड फाइनली FBD आ गया जिसके अंदर F यूनिट वेक्टर D रिलेटिव टू B आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ तक हमारा काम जो होता है ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, इसके बाद हमारी चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज हमारे पास सारे कंपोनेंट्स विद देयर करेक्ट साइन एंड एवरीथिंग आ गए। तो अब अगर मुझे समेशन FX लिखना है एट पॉइंट B, तो आई कैन सिंपली पिक द कोऑर्डिनेट्स। सो -2/6 FAB, 2/6 FBC, ठीक है ना। इधर कुछ नहीं है आई कॉम्पोनेंट, इधर कुछ नहीं है आई कॉम्पोनेंट, तो X में सिर्फ 2 आ रहे हैं, FAB और FBC के कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी गेट। सिमिलरली हम समेशन FI भी लिख सकते हैं। Y में हमारे पास W का कोई कॉम्पोनेंट नहीं आ रहा है, AB का आ रहा है, तो 4/6 FAB, 4/6 FBC और -9.6/10.4 FBD। ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये दो इक्वेशंस हैं। फाइनली हमें FZ भी बनाना पड़ेगा। तो FZ के लिए अगेन -1962 + 4/6 FAB + 4/6 FBC -4/10.4 FBD, चारों फोर्सेस के कंपोनेंट्स आ गए। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन है, ABBCBD। इनको आप XYZ अज्यूम कर लीजिए तीनों इक्वेशन में, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो अगर मैं एजम्पशन ये कर रहा हूँ कि मेरे पास, तो आई जस्ट डू दैट, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, ताकि अगर मैं इसको X कह रहा हूँ और इसको Y कह रहा हूँ, तो दिस नीड्स टू बी रिटेन्ड एवरीवेयर एंड दिस विल बी Z, ठीक है। 1962 को उठा के मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, पॉजिटिव हो जाएगा, and either this is X, this is Y, and this is Z. 3 equations, 3 unknowns, plug these in a calculator, find out the 3 unknowns that you have. सही है? You will find out FAB, you will find out FBC, and you will find out FBD.
ऑलराइट, इसमें एक चीज़ हमें नज़र आ रही है, प्रॉब्लम को अगर हम थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे हमें समझ में आ जाएगी कि ए बी और बी सी जो सेंट्रल हमारा वाई जेड प्लेन बन रहा है उसके गेट्स इक्वल डिस्टेंस पे 2 मीटर्स टू द पॉजिटिव साइड, 2 मीटर्स टू द नेगेटिव साइड। तो ये सिमेट्रिक है पूरा प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास एफ बी डी और डब्ल्यू दोनों वाई जेड प्लेन में है और ए बी और बी सी दोनों पर इक्वली बिल्कुल सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट दिस सेंट्रल वाई जेड प्लेन, तो ए बी और बी सी का आंसर सेम आ रहा है। ये हमें खुद अज्यूम नहीं करना पड़ा, it came out like this and we can see that this problem is actually symmetric क्योंकि दो फोर्सेस yz प्लेन में और दो फोर्सेस yz प्लेन के एंगल पे हैं सेम बिल्कुल, ए बी और बी सी, ठीक है। तो हमारे पास ए बी और बी सी का सेम आंसर आ रहा है। ऑलराइट, ये वाली चीज हो गई। अब हमारे पास इसके बाद क्या बचा है हमारे पास करने का, और दिस प्रॉब्लम इज डन, ठीक। तो अब इस प्रॉब्लम में अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू आर फ्री टू आस्क बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है बेटा, तो लेट्स जस्ट सी कि अगला प्रॉब्लम क्या है। उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वी हैव सीन दोस टाइप्स ऑफ थिंग्स बिफोर, बट 3D के अंदर थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दैट द एंड्स ऑफ द थ्री केबल्स आर अटैच्ड टू अ रिंग, ठीक है, एंड द एज एंड टू द एजेस ऑफ द यूनिफॉर्म प्लेट। तीन रोप से आप इस प्लेट को हैंग कर रहे हैं इस हुक ए से। डिटरमिन द लार्जेस्ट मास ऑफ द प्लेट that we can hang here if the maximum tension in the cables can be 15 kilometers. We have seen this type of problem, right? हम लोग 2D के अंदर इस तरह के सवाल कर चुके हैं। उसमें हम ये कहते थे कि अगर इस तरह का कोई भी सवाल आए, हमारी स्ट्रेटेजी ये होती है कि पहले इक्वेशंस बना लेते हैं और जो हमारा वेट है जो कुछ भी है उसकी टर्म्स में पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। एंड दैट वुड गिव मी द आंसर, सही। तो तो लेट्स सी हमारे पास क्या इसकी स्ट्रेटजी बनेगी। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमें अपनी ट्रिगोनोमेट्रिक डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो एक एक्सिस सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं एक्स वाई जी। हमारे पास जो फोर्सेस बन रही हैं, अब मैंने यहाँ पे फोर्सेस सिंपली ड्रॉ कर दी हैं, इनकी हमारे पास सेंस नहीं बन रही है। ऑफ कोर्स ये चीज़ यहाँ पे ड्रॉ होनी चाहिए थी, दैट वुड हैव मेड मोर सेंस, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू सिंस आप लोग को अगर प्रॉब्लम स्क्रीन पे नजर आ रहा है एंड यू आर जस्ट डूइंग इट ऑन योर आंसर शीट, यू वुड ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। आप फिगर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि दिस, इसका मेन जो हमारा पर्पस है ना वो सेंस आइडेंटिफाई करना है, लेबल्स आइडेंटिफाई करना है। एग्जैक्ट ओरिएंटेशन हम इससे जाहिर नहीं ड्रॉ कर सकते, 3D के अंदर मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए विल रिलाई ऑन द मेन स्कीमेटिक यहाँ पे, और उसको हम यहाँ से कोऑर्डिनेट्स पिक करके देते हैं, सही है। तो हम इन दोनों फिगर्स को साथ यूज कर रहे हैं एंड दिस इज व्हाट यू विल नीड टू डू, सही है, अपने प्रॉब्लम्स में, क्योंकि आपको ये ऑन पेपर अवेलेबल नहीं होगी फिगर डायरेक्टली। ठीक हो गया। तो अब पहली चीज जो सोचने की वो ये कि मैंने यहाँ पे वेट को ऊपर की तरफ डायरेक्टेड क्यों बनाया है। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड आस्क योरसेल्फ। होपफुली आपने ये चीज नोट की होगी। थिंक अबाउट दिस फॉर अ मिनट एंड देन आई विल गिव यू द आंसर। अगर रोप्स का हम मास निगलेक्ट कर देंगे, हम कहें रोप्स का कोई मास नहीं है, एंड वी कंसीडर दैट दिस एंटायर थिंग इज माय सिस्टम, ये पूरी चीज को मैं हैंग कर रहा हूँ इस पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए का क्या इक्विलिब्रियम बन रहा होगा? द टेंशंस डाउनवर्ड पॉइंटेड होंगे और वेट ऊपर होगा। तीनों फोर्सेस डाउनवर्ड पॉइंट, बट मैं इस पूरी चीज का अज्यूम कर रहा हूँ ना, मैं इस पूरे सिस्टम का कलेक्टिव वेट अज्यूम कर रहा हूँ W। तो W इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड द सेम फोर्स, तो यहाँ पे मेरे पास लेट्स से कि जो F A आ रही है दैट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड वी कैन सी दैट F A नीड्स टू बी इक्वल टू W, सही है ना। तो इसलिए आप जब किसी भी चीज़ को एक सिंगल पॉइंट पे हैंग कर रहे होते हैं तो जो रिएक्शन बन रहा होता है चाहे वो रोप से हैंग हो रहा है वो वेट के बराबर होता है। तो सेम लॉजिक जो हम पहले यूज़ करते हुए आए, सेम लॉजिक इधर इस हुक पे अप्लाई हो रही है, क्योंकि पूरी चीज़ हुक पे हैंग हो रही है, तो जो वेट है वही हुक के ऊपर रिएक्शन अप्लाई हो रहा है। तो एफ ए जो है इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है, मैं उसको सिंपली एफ ए बोल रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग हियर, तो मैं उसको सिंपली एफ ए कह रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू W। तो दिस इज actually FA,
ठीक है ना? तो लेट्स जस्ट रिमूव दिस सो दैट हमारे अगर कुछ चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है तो वो आ जाए. होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर. ऑलराइट, तो हमारे पास 4 फोर्सेस हैं. इनमें से हमारे पास वेट की फोर्स जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई हमें ज़्यादा काम नहीं करना. इट इज़ सिंपली डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी पॉजिटिव जेड एक्सिस. तो ये जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है. तो वी कैन सिंपली राइट दैट. अननोन है वेट हमारे पास, बाय द वे, राइट. वी डोंट नो द मास, so we don't know the weight. It's simply WK. बाकी तीनों फोर्सेस हमारे पास 3D में है एंड वी आर गिवन देयर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें. तो हमें ज़ाहिर पोजीशन वेक्टर मेथड लगाना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सब फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई होंगे किसी न किसी यूनिट वेक्टर से. सही. फोर्सेस किधर डायरेक्टेड है? फोर्सेस हमारी डायरेक्टेड है, लेट मी सिंपली जस्ट यहाँ पे स्केच करके समझाने के लिए, आई वांट टू डू दैट. एंड वी हैव द 3 फोर्सेस डायरेक्टेड लाइक दिस. सही. तो इसमें हमारी जो डायरेक्शन बन रही है वो B रिलेटिव टू A बन रही है. इधर हमारी जो डायरेक्शन बन रही है वो C रिलेटिव टू A बन रही है. इधर D रिलेटिव टू A बन रही है हमारी डायरेक्शन. सही है. तो हम अपनी तीनों फोर्सेस को लिख सकते हैं. तो FAB इज द मैग्नीट्यूड FAB मल्टीप्लाइड बाय UB रिलेटिव टू A. UB रिलेटिव टू A मैंने यहाँ पे लिख दिया है. एंड नाउ यू शुड नो कि क्या कर रहे होंगे. वो चारों जो स्टेप्स हैं हमारे पास, क्या आप UAB लिखने के लिए पहले कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, फिर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, फिर रिलेटिव पोजीशन वेक्टर्स बनाते हैं, और उसके बाद फिर यूनिट वेक्टर बनाते हैं. ठीक है. वो सारे स्टेप्स यहाँ पे इंटीग्रेटेड हैं. तो यू नीड टू वेरीफाई दिस थिंग इफ यू कैन. ठीक है, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए. सिमिलरली FAC निकलेगा UC रिलेटिव टू A से, और FAD निकलेगा UD रिलेटिव टू A से. इनमें से मैं किसी एक का यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को रिमाइंड भी हो जाए. कोई भी UB relative to A is equals to RB relative to A divided by its magnitude, where RB relative to A is RB minus RA. और RB के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से निकालने हैं और RA के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. ठीक है. पॉइंट A is on the Z axis. A straight forward. A की हाइट गिवन है यहाँ से 12, तो A का सिर्फ Z कोऑर्डिनेट है. B के लिए यू नीड टू एक्चुअली सी कि उन्होंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताया हुआ है 6, और फिर इस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताया हुआ है. ये अगर मैं यहाँ देखूँ ना तो ये वाला डिस्टेंस भी बताया हुआ है उन्होंने हमको 2. तो दिस इज 6 minus 2 becomes 4x. सही है. और दिस y के अंदर दिस इज 6. तो 4 6 0 B के कोऑर्डिनेट्स आ जाए. तो यू नीड टू जस्ट वर्क लाइक दिस एंड वेरीफाई. तो इसमें आपको डायरेक्टली पोजीशंस हर पॉइंट की नहीं दी हुई, इनमें आपको मेजरमेंट्स दी हुई हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स खुद से निकालने पड़ेंगे. ठीक है जी. आगे का काम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो दिस यू नीड टू वेरीफाई. इस केस में आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो कोऑर्डिनेट्स पे थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा. एंड मेक श्योर यू प्रैक्टिस एंड गेट दीज यूनिट वेक्टर्स. ठीक है. अच्छा जी. once that is done, तो आप at a summation fx, summation fy, summation fz लगा सकते हैं. इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. 4/14 FAB minus 6/14 FAC minus 4/14 FAD. तो तीनों चीज़ें यहाँ पे आ गई. W सिर्फ K में है. सही. समेशन FI भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, समेशन FZ भी इसी तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है. 3 इक्वेशंस हैं. तीन हमारे पास जो है वो अननोन्स हैं इन टर्म्स ऑफ W चौथा अननोन है, बट फोर्सेस जो है W के टर्म्स में 3 अननोन है. अगर हम इन फोर्सेस को इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, जैसे पहली दो इक्वेशन में मैं 14 से मल्टीप्लाई करा दूं. ठीक है. और दूसरी वाली में भी मैं W को दूसरी तरफ ले जाऊं अगर, तो दिस वुड सिंप्लीफाई द इक्वेशंस. तो मैंने सिर्फ पहली इक्वेशन को 14 से मल्टीप्लाई किया है, दूसरी इक्वेशन को 14 से मल्टीप्लाई किया है, और तीसरी इक्वेशन में मैं W को दूसरी तरफ ले जाऊंगा और 12 और 14 को भी दूसरी तरफ ले जाऊंगा. तो आई विल एंड अप विद FAB प्लस FAC प्लस FAD इक्वल्स टू 14 ऊपर चले जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय W माइनस था, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया. सही है. ऑलराइट. 3 इक्वेशंस बन गई, 3 अननोन्स है.
हम अगर इस इक्वेशन को हाथ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो द स्ट्रेटजी वुड बी टू, अब यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे मसला है कि तीन हमारे पास फोर्सेस है, तो सॉल्विंग देम बाय हैंड रिक्वायर्स अ बिट मोर एफर्ट। मुश्किल नहीं है बट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, कैलकुलेटर पे आसान होता है काम, बट हम कैलकुलेटर को यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज डब्ल्यू इज अननोन टू अस। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू एलिमिनेट सम वेरिएबल्स। तो अगर मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 टाइम्स 1.1, 3 टाइम्स 2.1, सही है। तो फुली यू कैन सी 4 टाइम्स 2 इज 8, 6 टाइम्स 2 इज 12, 4 टाइम्स 2 इज 8। दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 12 12 कॉमन आ रहे हैं, तो आई कैन सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5 बिकॉज साइन सेम है। 4 माइनस 5 किया, वी एंड अप विद FAC कैंसिल हो गया, एंड वी एंड अप विद एसेंशियली FAB इक्वल्स टू FAD। दिस एक्चुअली सिंप्लीफाइज थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आसान है, ऑल्दो W के टर्म से सॉल्व होना है, बट प्रॉब्लम इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अब if this is actually done, then what we can do is we can plug it in to one of the other equations and find out what is FAC। तो अगर मैं पहली इक्वेशन के अंदर इसको प्लग इन करता हूँ FAB equals to FAD, तो अगर मैं इसको FAB प्लग इन कर देता हूँ, if I plug in FAB here, this and this will cancel, 4AB 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 minus 4AB, तो FAC की क्या वैल्यू आएगी, FAC will come out to be 0। तो प्रॉब्लम और सिंप्लीफाई हो गया। तो हमारे पास दो फोर्सेस बची हैं, दोनों इक्वल है, ठीक है, दो फोर्सेस बची हैं, दोनों इक्वल हैं, और मैक्सिमम फोर्स अलाउड इज 15 किलो न्यूटन। सही है, सिर्फ दो ही फोर्सेस, दोनों सेम है, मैक्सिमम इज 15। इसका मतलब है जो दो फोर्सेस बची हैं दोनों सेम है, दोज टू फोर्सेस हैव टू बी इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। तो दिस प्रॉब्लम इज नॉट दैट डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इसको पूरा साइमल्टेनियसली W के टर्म से सॉल्व करना पड़ता वो भी हो सकता था, बट I'll talk about the general solution in the next slide। एक स्लाइड छोड़ के I'll talk about that as well। क्योंकि ये तो आसान सवाल था, बट अगर इतना सीधा सवाल नहीं हो के ये सेम आ जाए और एक जीरो आ जाए, in that case what is the best strategy to solve these 3D problems, ठीक है, I'll talk about that। अच्छा जी, थिंक अबाउट दिस। हमारे पास क्या हुआ है कि हमारे पास FAB और FAD 15 आ गया है, सही। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो तीसरी इक्वेशन है इसके अंदर FAC 0, AB और AD को 15 15 प्लग इन कर सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज W, एंड फ्रॉम W वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज M। होपफुली दिस इज अ सिंपल अरिथमेटिक टास्क फॉर यू गाइस, ठीक है। तो सिंपली हमने W को एक तरफ रखा है, 12 14 को दूसरी तरफ ले गए और बाकी वैल्यूज को प्लग इन कर दिया, एंड वी फाउंड आउट व्हाट इज W, सही है, और W से फिर हमने M निकाली। अब सवाल यहाँ पे एक्चुअली हमारा सॉल्व हो गया, दिस वाज व्हाट वाज आस्क्ड। हमें अपनी फोर्सेस पता है, हमें मैक्सिमम मास जो हम सपोर्ट कर सकते हैं वो भी पता है, बट इन जनरल हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो स्ट्रेटजीज होंगी। एक तो वही स्ट्रेटजी है जो हम 2D में करते थे, सॉल्व द फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ W, बट दैट इज डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ 3 इक्वेशंस, ठीक है, 3 इक्वेशंस हैं, तो आपको एक वेरिएबल निकाल के, फॉर एग्जांपल मैं अगर सीधा सिस्टम होता ना, मैं क्या करता कि मैं फॉर एग्जांपल FAB इक्वेशन 3 में से निकाल के पहली दो इक्वेशन में प्लग इन कर देता, फिर जो दो वेरिएबल्स मेरे पास इधर बचते हैं उनको साइमल्टेनियसली हाथ से सॉल्व करता है इन टर्म्स ऑफ W, और फिर वापस जो तीसरी इक्वेशन में FAB निकाला था वहां पे प्लग इन करके FAB निकाल लेता है इन टर्म्स ऑफ W। दैट वुड टेक सम टाइम बिकॉज W के टर्म्स में सॉल्व हो रहा है सारा। एक स्ट्रेटेजी ये है, टाइम ज्यादा लगता है। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि यू अज्यूम वन फोर्स मैक्सिमम एंड सी कि क्या हो रहा है, दैट्स एन ईजियर थिंग टू डू इन 3 डायमेंशन। अब ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि मेरे पास जब ये बन गया ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा फॉर एग्जांपल कि मैं अज्यूम कर लूंगा कि हमारे पास जो जस्ट सेकंड, मैं अज्यूम ये करूंगा कि हमारे पास जो एक फोर्स है, फॉर एग्जांपल FAB है, दैट इज 15 किलो न्यूटन, जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है,
ठीक है, तुम्हारे पास जो अननोन बचेंगे दैट वुड बी FAC, FAD और W। तो 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन हैं, उनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, सही। तो आई कैन डू दैट। तो अगर मैं ये वाली स्ट्रैटेजी चूज कर रहा हूँ और मैं FAB को अज्यूम कर रहा हूँ 15 किलो न्यूटन्स, तो मेरे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी, से एक इक्वेशन आ जाएगी, 2 से एक इक्वेशन आ जाएगी और 3 से एक इक्वेशन आ जाएगी। W we don't need to go into that। 2 इक्वेशन हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमारे पास AC और AD आ जाएगा, सही है। आप इसमें तीसरी इक्वेशन भी प्लग इन कर सकते थे, डायरेक्टली W भी निकल के आ जाता। बट इधर आपके पास चेक आ रहा है, चेक ये आ रहा है कि FAC इज 0 विच इज लेस देन 15 एंड FAD इज इक्वल टू 15। तो हमारी जो मैक्सिमम वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। अगर आपके पास एक जनरल सिस्टम हो जिसमें आप ये काम, अब ये काम आसान क्यों है, बिकॉज इसमें आपने सारा काम कैलकुलेटर पे करना है, आपने इक्वेशन रीअरेंज करनी है और कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना है। अगर आप लेट से इस केस में तो ये काम हो नहीं सकता क्योंकि AB और AD बराबर है। अगर कोई और सिस्टम होता उसमें मैं FAC को लेट से 15 एज्यूम कर लेता, इसको इस सिस्टम पे ये नहीं चलेगा, बट लेट्स अज्यूम कि मैं FAC को 15 एज्यूम कर लूं एंड देन व्हाट वी विल हैव इज कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास AB जो है हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर वो 15 से बड़ा आ जाता, देन वी वुड हैव सेड कि ये AC 15 नहीं हो सकता, कोई और चीज 15 हो, and then I would have plugged in some other force equal to 15 and check the other forces। और ये देखूंगा मैं कि कोई फोर्स मैक्सिमम से ऊपर तो नहीं जा रही। अगर मैक्सिमम से ऊपर नहीं जा रही then we would have stopped। तो दिस इज अ स्ट्रेटजी जिसमें कैलकुलेटर का यूज ज्यादा है और हैंड कैलकुलेशंस कम है, तो दिस कैन बी फास्टर। ठीक है, 3 फोर्सेज है, 3 दफा कैलकुलेटर पे फोर्सेज सॉल्व करनी है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, दैट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क, आप कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट अ जनरल थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस। तो अभी हमारे पास ये काम हो गया। व्हाट आई वांट टू डू, क्योंकि 1 मिनट से कम का टाइम रह गया, तो आई वांट टू जस्ट कम, आई वांट टू रीजॉइन एंड उससे फिर वी कैन एक्चुअली डिस्कस एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव। ठीक है, मैं आके आपके क्वेश्चन आंसर करता हूँ। तो प्लीज रीजॉइन, उसमें अटेंडेंस भी देनी है, तो मेक श्योर कि आप रीजॉइन कर लें। थैंक यू।